Hello students, today our topic is Python programming, and in this lecture we are going to discuss operators. In our last lecture we already discussed arithmetic operators, comparison operators, and in this lecture we are going to discuss some more operators used in Python programming language. Let us start. We start with logical operators. So what are logical operators? Logical operators are the AND or NOT operators. These three operators are called the logical operators. तो इन तीन ऑपरेटर्स को लॉजिकल ऑपरेटर्स बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, उसका यूज़ क्या है? यूज़ ये है कि अगर हमें कंडीशंस हमारे पास हैं, मोर देन वन कंडीशंस वी हैव एंड वी वांट टू सेपरेट दीज कंडीशंस, देन वी एक्चुअली यूज़ दीज लॉजिकल ऑपरेटर्स। तो हम वहाँ पर ये लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं जनरली। ये अलग बात है, नॉट में हम सिंगल एक कंडीशन होती है तो हम वहाँ पर नॉट का यूज़ करते हैं, लेकिन एंड और की जहाँ तक बात है तो टू डिफरेंट कंडीशंस को सेपरेट करने का हम काम करते हैं। तो यहाँ पर प्रोग्राम को सिंपल रखते हैं, कंडीशन ना रख के हम वेरिएबल ही रखते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? देखिए, जब हम फर्स्ट कंडीशन होगी या सेकंड कंडीशन होगी, ठीक है, वो सपोज एक्स या वाई से रिप्रेजेंट हो रही है, तो जो उसका आंसर आएगा वो कंडीशन या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। दोनों में से एक ही पॉसिबिलिटी पॉसिबल है, दोनों साइमल्टेनियसली पॉसिबल नहीं है। तो एक्स की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। सिमिलरली वाई की वैल्यू या तो ट्रू होगी या फॉल्स होगी। तो एंड ऑपरेटर उस केस में क्या काम करेगा? ठीक है, एंड ऑपरेटर अगर हम एक्स और वाई के बीच में लिखेंगे, इट मीन्स हम लिखेंगे एक्स एंड वाई, तो जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट या तो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। कैसे आएगा ये समझना है। तो एंड का काम ये है कि जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तभी रिजल्ट ट्रू होगा, अदरवाइज रिजल्ट फॉल्स होगा इन ईच एंड एवरी केस। बाकी सभी केसेस के लिए, फॉर ऑल अदर केसेस एक्सेप्ट व्हेन बोथ कंडीशंस आर फाउंड टू बी ट्रू। तो उस केस में जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट ट्रू आएगा, और अगर ऐसा नहीं है तो फिर फॉल्स आएगा। जैसे मैंने लिखा ट्रू एंड फॉल्स, मान लो पहली कंडीशन ट्रू है, दूसरी कंडीशन फॉल्स है, तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। या फर्स्ट कंडीशन फॉल्स है, सेकंड कंडीशन ट्रू है, तो भी फॉल्स आएगा। दोनों कंडीशन फॉल्स हैं तो भी फॉल्स आएगा, और अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो ट्रू आएगा। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात और है कि यहाँ पर 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन ही बनते हैं। दोनों कंडीशन ट्रू होंगी, दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी, फर्स्ट कंडीशन ट्रू होगी सेकंड फॉल्स होगी, या फर्स्ट फॉल्स होगी सेकंड ट्रू होगी। 4 कंडीशंस ही बनती हैं। तो जब एंड से सेपरेट करते हैं तो एंड में एंड की प्रॉपर्टी कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी आंसर भी ट्रू नहीं होगा। आंसर सभी केसेस के लिए, बाकी सभी केसेस के लिए फॉल्स आएगा। तो ट्रू कब आएगा? ट्रू सिर्फ उस केस में आएगा जब एक्स की वैल्यू भी ट्रू होगी और वाई की वैल्यू भी ट्रू होगी। यहाँ पर ही मैं बता दूँ कि एक्स और वाई दो कंडीशंस हैं। ठीक है, आप एक्स और वाई को एज ए वेरिएबल मान के आप ट्रू और फॉल्स भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसके साथ भी रिजल्ट आपका ट्रू ही आएगा। वो हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये एंड की कंडीशन थी। अब और के साथ क्या है? और के साथ ये है कि दोनों कंडीशंस में से यहाँ हम देखिए कंडीशन 2 ले रहे हैं, लेकिन हम कंडीशन 2 से ज़्यादा भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। 2 को इसलिए लिया गया है क्योंकि सबसे सिंपल से स्टार्ट करना है पहले। एटलीस्ट 2 कंडीशंस होंगी तभी एंड और वर्क करते हैं, अदरवाइज एंड और आपका फिर सिंगल वेरिएबल के लिए तो वर्क करने का एंड और का कोई सेंस ही नहीं है। तो यहाँ पर फिर और की बात करते हैं। तो और एंड से थोड़ा सा अलग है, और इस सेंस में अलग है कि अगर दोनों कंडीशन में से एटलीस्ट एक कंडीशन भी ट्रू पाई जाती है, इफ एटलीस्ट वन कंडीशन इज फाउंड टू बी ट्रू out of two given conditions and these conditions are separated by or operator, then result will be true। अगर दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू पाई जाती है तो आंसर ट्रू होगा। दोनों ट्रू पाई जाती हैं तो भी ट्रू होगा, एक पाई जाती है तो भी ट्रू होगा। तो फिर फॉल्स कब होगा? फॉल्स सिर्फ तभी होगा जब दोनों ही फॉल्स हों। फॉर एग्जाम्पल एक्स ट्रू है मैंने लिखा, और वाई फॉल्स है, तो और बीच में हमने लिख दिया और, ठीक है, तो फिर आंसर क्या आएगा? फिर आंसर उस केस में आएगा आपका ट्रू। तो बात यही है कि दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी अगर ट्रू है तो आंसर ट्रू आएगा, और दोनों कंडीशन में से एक कंडीशन भी फॉल्स है तो आंसर फॉल्स आएगा। देखिए जैसे एग्ज़ाम आप देते हैं तो एग्ज़ाम में कभी लिखा रहता है क्वेश्चन यहाँ पर कि अटैम्प्ट 1 एंड 2, अटैम्प्ट क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2, तो आप क्या करते हैं? आप दोनों क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हैं, क्योंकि आपको पता है जब तक दोनों क्वेश्चन आप अटैम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, कंप्लीट मार्क्स नहीं मिलेंगे एटलीस्ट। ऐसे ही अगर ये लिखा रहता है अटैम्प्ट 1 और 2, तो आप क्या करते हैं? आपको ये पता है कि दोनों में चॉइस है, दोनों में से किसी एक को भी अगर अटैम्प्ट करेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब यहाँ पर वहाँ मार्क्स का वहाँ पर एक
क्राइटेरिया रहता है और वो क्राइटेरिया इस बात पर रहता है कि आपको मार्क्स आपने कितना पोर्शन अटेम्प्ट किया है। लेकिन यहाँ पर चीज़ें बाइनरी में चलती हैं, या तो आप कंप्लीट करोगे या बिल्कुल नहीं करोगे, ठीक है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है रियल लाइफ से यहाँ पर। तो जब हम एंड से सेपरेट करते हैं तो दोनों कंडीशन का ट्रू होना रिक्वायर्ड है, तब तक फाइनल रिजल्ट ट्रू नहीं होगा। दोनों में से कोई एक भी फॉल्स होगी तो रिजल्ट फॉल्स ही माना जाएगा। और के साथ क्या है, दोनों में से कोई एक कंडीशन भी ट्रू है तो फिर रिजल्ट फाइनली ट्रू होगा, फिर अदरवाइज नहीं तो फिर फॉल्स होगा। फॉल्स किस केस में होगा? फॉल्स सिर्फ उस केस में होगा जब दोनों ही रिजल्ट आपके फॉल्स हैं। अब बात करते हैं नॉट की। नॉट क्या काम करता है? नॉट पहले तो ये है कि ये बाइनरी ऑपरेटर नहीं है, यूनरी है, और ये आपका जो भी वैल्यू होगी उसे नेगेट कर देता है, रिवर्स कर देता है। जैसे अगर हम ये कहें कि एक्स की वैल्यू ट्रू है तो एक्स अगर कोई कंडीशन है और उसकी वैल्यू फाइंड आउट निकल के आपका ट्रू निकल के आ रही तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स निकल के आ रही तो ट्रू हो जाएगा। तो नॉट किसी स्टेटमेंट के बाहर अगर हम लिख देंगे तो जो रिजल्ट होगा उसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा। ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगा। इनको हम लॉजिकल ऑपरेटर्स बोलते हैं। आई थिंक अभी आपको ये समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं तो उससे और क्लियर हो जाएगा आपको कि किस तरीके से लॉजिकल ऑपरेटर वर्क करते हैं। तो यहाँ पर हमने कंडीशन ना लेके ट्रू और फॉल्स ये वैल्यूज़ ही ले ली। एक्स को ट्रू असाइन कर दिया और वाई को फॉल्स। ध्यान रखिएगा ट्रू और फॉल्स ये कीवर्ड्स हैं, ठीक है। ये वैल्यूज़ असाइन कर दी गई हैं यहाँ पर। तो अभी चलिए, अभी हमने एक्स की वैल्यू ट्रू है, वाई की वैल्यू फॉल्स है। अब हमको चेक करना है कि एक्स एंड वाई की वैल्यू क्या होगी, एक्स और वाई की वैल्यू क्या होगी। और नॉट को चेंज कर नॉट को चेक करने के लिए हमने एक्स के साथ चेक किया, वाई के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए तो एक ऑपरेंड ही सफिशेंट है। तो एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, कोई भी एक हो सकता है। तो एक्स की वैल्यू ट्रू है, वाई की वैल्यू फॉल्स है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट और सिंगल कोट्स के अंदर एक स्ट्रिंग लिख दी। स्ट्रिंग याद रखिएगा, जो स्ट्रिंग हम सिंगल कोट के अंदर लिखते हैं या डबल कोट के अंदर लिखते हैं वो स्क्रीन पर एज इट इज़ प्रिंट हो जाता है विदाउट एनी चेंज। तो एक्स एंड वाई इज़, तो ये तो मैसेज एज इट इज़ प्रिंट होगा। और फिर उसके बाद कॉमा लगाया, कॉमा के बाद कोई एक्सप्रेशन या वेरिएबल वेरिएबल लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक्सप्रेशन लिख दिया मैंने, एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब एंड की क्या प्रॉपर्टी है? एंड की प्रॉपर्टी ये है कि जब दोनों वैल्यू ट्रू होंगी तभी आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो फर्स्ट वैल्यू ट्रू है, सेकंड वैल्यू फॉल्स है, तो आंसर फॉल्स होगा, तो फॉल्स प्रिंट होगा, फॉल्स ही प्रिंट होगा। सेकंड केस में क्या देखते हैं? सेकंड केस में फिर से हमने एक प्रिंट स्टेटमेंट दिया और सिंगल कोट्स के अंदर हमने लिखा एक्स और वाई इज, ठीक है। सिंगल कोट को ऑफ किया, फिर मैंने लिखा एक्स और वाई। तो इसमें क्या होगा? अब इसमें और की प्रॉपर्टी यही थी कि दोनों में से अगर कोई एक वैल्यू भी ट्रू फाइंड आउट होती है तो आंसर ट्रू आएगा। प्रिंट कराएंगे तो ट्रू प्रिंट होगा। आउटपुट देख सकते हैं आप साथ साथ। और लास्ट है नॉट की। नॉट में मैंने क्या बताया था? नॉट में मैंने आपको बताया था कि नॉट की ये स्पेशलिटी है कि ये ट्रू को फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा, फॉल्स को ट्रू में, अगर हम नॉट लिख देते हैं तो फिर लिखा हमने प्रिंट स्टेटमेंट दिया और पैरेंथेसिस के अंदर पहले एक स्ट्रिंग को लिखा। स्ट्रिंग हमेशा सिंगल कोट या डबल कोट के अंदर लिखी जाती है। नॉट एक्स इज़ लिखा, कॉमा लगाया, नॉट एक्स लिख दिया, ठीक है। तो अभी एक्स की वैल्यू क्या थी? एक्स की वैल्यू तो ट्रू थी, तो ट्रू का क्या हो जाएगा? फॉल्स, तो फिर फॉल्स प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको, ये प्रोग्राम था छोटा सा, अभी मेरा आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। तो प्रोग्राम आपको लिखना है स्क्रिप्ट मोड में। हमने प्रोग्राम को लिख दिया। चलिए अब एग्जीक्यूट करेंगे। रन, देन रन मॉड्यूल F5 की कोई प्रेस कर सकते हैं। प्रोग्राम को सेव करना पड़ेगा पहले। सेव किया हमने, एक नेम दे दिया प्रोग्राम को। देखिए ये आउटपुट आ जाएगा आपका, सेम आउटपुट जो था वहाँ सेम आउटपुट आएगा आपका। इस तरीके से आप प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं।
पाइथन को कैसे ओपन करना है, किस तरीके से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, कहाँ टाइप करना होता है, ये सब प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस हो चुका है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा तो पहले देखिए उसको, तो वहाँ आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि कौन सा वर्जन यूज़ करना है, किस तरीके से प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया जा सकता है। अब बात करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर की। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड इन पाइथन टू असाइन वैल्यूज टू ए वेरिएबल। तो असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया जाता है पाइथन के अंदर डिफरेंट वैल्यूज़ को असाइन करने के लिए। ठीक है, असाइन ये हम पहले भी अभी हमने देखा था, पर अब इसके थोड़ा सा हम और अलग अलग तरीके से किस तरीके से वैल्यू असाइन किया जाता है ये हमको अभी समझना है। तो मैथमेटिक्स में ये जो इक्वल का साइन था, एक्चुअली यहाँ पर आपका पाइथन प्रोग्रामिंग के अंदर ये इक्वल का साइन नहीं माना जाता है, ये इसे असाइनमेंट का साइन माना जाता है। और अगर हम डबल इक्वल का जो मैथ का साइन यूज़ करेंगे तो फिर वो एस इक्वल का साइन माना जाता है पाइथन के अंदर। वो आप ऑलरेडी कंपैरिजन ऑपरेटर में पढ़ चुके हैं। तो असाइन का क्या मीनिंग होता है, जैसे मैंने लिखा ए इक्वल टू 5 जनरली मैथ की लैंग्वेज में, तो इसका मतलब यहाँ पर ये होगा कि 5 जो वैल्यू है वो ए को असाइन कर दी गई है। ठीक है, और आप एक वेरिएबल को कितनी भी बार प्रोग्राम के अंदर वैल्यू डिफरेंट वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जो भी लेटेस्ट वैल्यू होगी, लास्ट वैल्यू होगी, वही आपकी कंसिडर की जाती है फिर, क्योंकि वैल्यूज ओवर राइट हो जाती हैं, असाइन किया गया है। यही फ़र्क होता है असाइन और इक्वल में, वो इसके इक्वल नहीं है। इट डजेंट मीन दैट ए इक्वल टू 5। इसका सिंपल सा मतलब यही होता है कि आपका यहाँ पर आपने एक ही वैल्यू को आपने 5 ए को असाइन कर दिया, और वो आप दोबारा ए को कुछ और वैल्यू भी असाइन कर सकते हैं। थ्रू आउट द प्रोग्राम आप कितनी भी बार असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए असाइन करने के भी अलग अलग मेथड हैं। और देखिए असाइन के लिए बेसिकली पहली तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ होगा जो मैथमेटिक्स में इक्वल का साइन होता है। तो सिंपल अगर एक वेरिएबल को वैल्यू असाइन करनी है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे 5 असाइन करना है एक्स को, तो हम लिखेंगे एक्स इक्वल टू 5, तो 5 एक्स को असाइन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आपका जो एक वेरिएबल होता है वो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड में अपेयर होता है। जैसे मैं ये लिखना चाहूँ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर इसका एक शॉर्टकट है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू कि एक्स राइट हैंड साइड में प्रेजेंट है, लेफ्ट हैंड साइड में प्रेजेंट है, और एक्स में 5 को ऐड किया गया है। तो इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है एक्स प्लस इक्वल 5। इक्वल का मतलब यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर से मैं इक्वल बार बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैथमेटिक्स में इक्वल के थ्रू ही रिप्रेजेंट होता है, और आप मैथमेटिक्स का टर्मोलॉजी, मैथमेटिक्स की टर्मोलॉजी को आप अच्छी तरीके से जानते हो, समझते हैं अभी। तो एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 का मीनिंग यहाँ पर यह है एक्स प्लस इक्वल टू 5। तो दोनों तरीके से लिखा जा सकता है। अब आप कहेंगे सर कि फिर दोनों तरीके से लिखा जा सकता है तो फिर तो हम सिंपल ही रखते हैं ना, एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 5 लिखते हैं। ऐसे लिखने की ज़रूरत ही क्या है एक्स प्लस इक्वल टू 5। यहाँ पर देखिए एडवांटेज थोड़ा सा ये हो जाता है कि आपको एक्स को दो बार नहीं लिखना पड़ेगा, आपको सिंपल एक बार ही लिखना पड़ेगा, तो आपका टाइम भी बचेगा। और दूसरा ये कि जो स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन है वो यही है, एक्स प्लस इक्वल टू 5। तो सभी बुक में ज़्यादातर क्वेश्चन जो दे रखे होते हैं इसी तरीके से दे रखे होते हैं। तो आपको दोनों ही मैं पता चलना चाहिए, दोनों ही आने चाहिए आपको कि किस तरीके से वैल्यू असाइन की जाती है। तो सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि तो क्या सिर्फ प्लस के साथ ही होता है या बाकी सभी के साथ होता है? तो आंसर है बाकी सभी के साथ ऐसा होता है। जैसे अगर माइनस का भी साइन है और हमने लिखा है एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 5, तो उसको लिखेंगे एक्स माइनस इक्वल टू 5। ऐसे ही अगर एक्स इज इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 लिखा है, स्टार का साइन है, तो उसको लिखेंगे एक्स स्टार इक्वल टू 5। और ऐसे ही अगर ये लिखा हुआ है एक्स इज इक्वल टू एक्स स्लैश 5, तो इसको लिखेंगे एक्स स्लैश इक्वल टू 5। ये स्लैश यहाँ पर डिवीज़न का काम करता है। ठीक है, और दूसरा मॉडुलो डिवीज़न ऑपरेटर, अब जैसे जो रिमाइंडर शो करता है, तो अगर वो यूज़ हो रहा है तो एक्स इक्वल टू एक्स मॉडुलो डिवीज़न 5 लिखा हुआ, तो फिर हम लिखेंगे एक्स मॉडुलो डिवीज़न इक्वल टू 5। तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये अलग अलग तरीके के रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं, जनरली ऐसे ही यूज़ किया जाता है। तो अभी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ ये यूज़ होगा, तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। देख लीजिए एक बार, आई थिंक अभी आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। याद रखिए असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब इक्वल नहीं होता है, ये वैल्यू असाइन की जाती है, राइट टू लेफ्ट असाइन होता है। और ये लेफ्ट टू राइट भी असाइन नहीं होता। आप ऐसे लिखेंगे ना, कभी कोशिश करेंगे कि 5 इक्वल टू एक्स लिख दिया, आपने सोचा कि 5 एक्स को असाइन हो जाएगा, नहीं।
वेरिएबल पहले लिखेंगे और वैल्यू बाद में लिखेंगे, और बीच में लिखेंगे आप असाइनमेंट ऑपरेटर। एक्स इक्वल टू 5 वैलिड है, 5 इक्वल टू एक्स वैलिड नहीं है, ये समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से, याद कर लीजिए इस बात को, ठीक है। असाइनमेंट हमेशा राइट टू लेफ्ट होता है और वेरिएबल को वैल्यू असाइन होती है, कांस्टेंट को कोई वेरिएबल असाइन नहीं होता, वेरिएबल को कांस्टेंट असाइन होता है हमेशा। चलिए ये हो गया आपका। अभी आगे देखते हैं एक प्रोग्राम और। स्पेशल ऑपरेटर्स, कुछ स्पेशल ऑपरेटर्स भी होते हैं जो पाइथन प्रोग्राम के अंदर यूज़ किए जाते हैं। देखिए अब तक हमने पढ़ चुके हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, पढ़ लिया अभी हमने, उससे पहले हमने लॉजिकल पढ़ा है, उससे पहले कंपैरिजन, उससे पहले अर्थमेटिक, तो ये ऑपरेटर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अभी तक, ठीक है। तो अभी बात करते हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स की। अब थोड़ा सा समझना है इसको और फोकस होकर समझिएगा इसको कॉन्सेप्ट को, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। पहले तो बिटवाइज ऑपरेटर, जैसा नेम ही है इसका बिटवाइज, तो बिटवाइज का क्या मतलब है यहाँ पर, ये बिट पर वर्क करते हैं। कंप्यूटर में आपका जैसे हम जानते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज पर ही वर्क होता है, जो भी कैलकुलेशन होती है वो अंदर इनसाइड द कंप्यूटर वो 0 1 पर ही होती है, ठीक है। तो उसको बिट बोला जाता है। तो अभी क्या है, ये बिटवाइज ऑपरेटर ये बिट पर वर्क करते हैं, ये डेसिमल नंबर सिस्टम पर वर्क नहीं करते, ये बिट पर वर्क करते हैं। अगर आप लिखोगे भी डेसिमल के अंदर तो वो पहले बिट पर कन्वर्ट होगा और फिर उसके बाद आपका बिट पर जो ऑपरेशन होंगे वो परफॉर्म होंगे। तो चलिए अभी यहाँ पर एक बात समझना सबको ज़रूरी है कि डेसिमल से बाइनरी में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, बाइनरी से डेसिमल में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। मैं यहाँ आप ये मान के चल रहा हूँ कि आपको डेसिमल से बाइनरी कन्वर्जन आता है और बाइनरी से डेसिमल कन्वर्जन भी आता होगा आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी 6 7 8 क्लास में पढ़ाया जा चुका है आपको, ठीक है। तो अभी जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि बिटवाइज ऑपरेटर, मुझे आपको बताना है कि बिटवाइज ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करते हैं। तो एक नंबर ले लिया मैंने, x इजिकल टू 7 डिफाइन किया मैंने, और यहाँ पर एक और वेरिएबल लिया, सॉरी x इजिकल टू 10 लिया और y इजिकल टू 4 ले लिया। अब x इजिकल टू 10 डेसिमल नंबर सिस्टम में है 10, तो हमको समझने के लिए इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। देखिए पाइथन के अंदर जब प्रोग्राम करेंगे तो बाइनरी में कन्वर्ट ही होगा, जब बिटवाइज ऑपरेटर वर्क करेंगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमको अपने समझने के लिए कि किस तरीके से वर्क करता है पहले से बाइनरी में कन्वर्ट करना होगा। तो x का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो है आपका 00001010, एक्चुअली 1010 ही है 4 बिट में, लेकिन 8 बिट रिप्रेजेंटेशन में इसका हम 4 0 और ऐड कर देंगे पहले इसके। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मैं आपसे ये कहूँ कि 1 और 0 1, या मैं कहूँ 10 और 0 1 0 10, या 21 या 0 2 1, तो ये जैसे सेम होता है ना, ऐसे ही बाइनरी में भी सेम होता है। तो हम एक्चुअली अगर हमें बिट रिप्रेजेंटेशन बढ़ाना है तो हम 0 आगे ऐड कर देंगे उसके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसी तरीके से y की वैल्यू जो होती है 0100 होती है, आप कन्वर्ट करके देखिएगा। 4 की y इक्वल टू 4 है, तो 4 का जो बाइनरी इक्विवेलेंट है वो 0100 है, ठीक है। तो अभी इसमें अभी हमने 4 0 को और ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये मैंने ऐड इसलिए किया, चलिए आप नहीं भी ऐड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप 4 बिट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। 8 बिट रिप्रेजेंटेशन के थ्रू हम कर रहे हैं। तो अभी क्या होगा, अभी इसमें ये होगा कि बिटवाइज जो ऑपरेटर्स हैं वो आपके जैसे एंड और नॉट, ये तो अभी हमने पढ़ा था लॉजिकल ऑपरेटर्स में, लेकिन ये बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट भी ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अब ये एंड और नॉट, तो जब हम सिंपल एंड और नॉट बोलेंगे तो वो लॉजिकल ऑपरेटर्स कहलाएंगे, लेकिन बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट भी ऑपरेटर्स होते हैं। तो सवाल यहाँ पर यही आता है कि एंड और नॉट को हम एज इट इज़ यूज़ कर रहे हैं या इसका कोई कनेक्शन है एंड और नॉट की फंक्शनैलिटी से। तो अभी पढ़ाया था मैंने आपको, तो मैंने उसमें एक चीज़ बात बताई थी आपको कि एंड और नॉट बेसिकली ट्रू और फॉल्स पे वर्क करते हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन ट्रू है, सेकंड कंडीशन भी ट्रू है, तभी एंड से सेपरेट किया है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज आंसर फॉल्स होगा। और में क्या है, दोनों कंडीशंस में से एक कंडीशन अगर आपकी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। तो इस तरीके से कंडीशंस होती हैं, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं, ठीक है। एक बात तो ये थी। दूसरी बात ये है आपकी
कि एंड और नॉट में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो अभी एंड और बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज बिटवाइज एक्सॉल भी है यहाँ पर और बिटवाइज नॉट भी है। तो ये सभी बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं। तो एंड और नॉट तो ऐसे ही एंड और नॉट के बारे में तो हम पहले से पढ़ चुके हैं, लेकिन ये बिटवाइज जब वर्ड ऐड हो जाता है तो उसका मीनिंग थोड़ा सा बदल जाता है। क्या होता है? बिटवाइज का मतलब है अब ये बिट पर वर्क करते हैं, एंड और नॉट बिट पर वर्क करते हैं। देखिए, तो अभी ये था कि दोनों वैल्यू ट्रू हैं और एंड के थ्रू सेपरेट किया गया है, तो आंसर ट्रू होगा। अगर हम लॉजिकल ऑपरेटर्स की बात करें, बिटवाइज को अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। और में ये था कि अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी ट्रू है तो आंसर ट्रू होगा, ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर्स में। और नॉट में ये था कि वो ट्रू को फॉल्स में, फॉल्स को ट्रू में कन्वर्ट कर देता है आपका, कंडीशन के पहले अगर हम लिख देते हैं तो। बिटवाइज एंड, बिटवाइज और बिटवाइज नॉट इस तरीके से बिट एंड और नॉट से अलग है कि ये आपके बिट पर वर्क करते हैं सिर्फ, बाकी फंक्शनलिटी सेम है। दूसरा आपको ये समझना होगा कि यहाँ पर ट्रू का मतलब 1 है और ज़ीरो का मतलब फॉल्स है। इस बात को समझ के आप इसको करना स्टार्ट कीजिए, प्रोग्राम को समझना स्टार्ट कीजिए। तो जैसे x एंड y है, अब x की वैल्यू क्या है? x की क्या वैल्यू है? x की वैल्यू है आपकी 0 0 0 0 1 0 1 0, ठीक है। और y की क्या वैल्यू? y की वैल्यू है 4, तो 4 का बाइनरी कन्वर्जन हो गया 0 0 0 0 0 1 0 0, ठीक है। तो अभी यूनिट प्लेस पर क्या आ रहा है? यूनिट प्लेस पर दोनों पे आ रहा है 0, ठीक है। देखिए 0 पर आ रहा है दोनों का, तो 0 आ रहा है तो 0 0 0 0 का आंसर आ जाएगा 0, क्योंकि फॉल्स फॉल्स क्या होता है? फॉल्स। ट्रू कब आएगा? जब दोनों वैल्यू 1 होंगी। मैं यहाँ पर आपको कंपैरिजन बता रहा हूँ, यहाँ 1 का मतलब ट्रू से है, ताकि आपको बिटवाइज अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। तो आप इस पूरे नंबर को जब एक के साथ, एक के बाद एक दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जहाँ आपका दोनों 1 1 आएगा सेम पोजीशन पर, वहाँ आंसर 1 आएगा, इसको ऐसे समझ लीजिए। और जहाँ 1 1 नहीं आएगा तो वहाँ आंसर 0 आएगा। तो आप देख लीजिए, तो 1 1 कहाँ आ रहा है? 1 1 किसी पोजीशन पर मीट ही नहीं कर रहा आपका, ठीक है। एक जगह 1 है तो दूसरी जगह 0 है आपका, तो फिर आंसर 0 0 0 0 ही आएगा आपका। बिटवाइज और की बात करते हैं। बिटवाइज और में आप देखिए कि दोनों में से अगर एक भी 1 हुआ तो आंसर 0 आएगा। तो 10 में आपका 1 है, राइट टू लेफ्ट देखें तो हम सेकंड और फोर्थ पोजीशन में 1 है, ठीक है। तो वहाँ तो 1 आना ही है और आ भी रहा है, ठीक है। और अगर हम 4 में देखें तो थर्ड पोजीशन में 1 है, तो एक्चुअली अब इसके अंदर सेकंड, थर्ड पोजीशन, थर्ड, फोर्थ तीनों पोजीशन पर 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर आएगा 0 0 0 0 1 1 1 0। ये देखते रहिए कि 10 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है और 4 का बाइनरी इक्विवेलेंट क्या है। दोनों नंबर को एक के नीचे एक करके लिखिए और फिर दोनों बिट को कंपैरिजन कीजिए। एंड के केस में दोनों अगर 1 है तो आंसर 1 आएगा, दोनों 0 है तो आंसर 0 आएगा। अब ये जो नंबर मिलेगा आपको 8 का फिर से मिलेगा, तो फिर से इसको आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद आपको एक नंबर मिलेगा, जैसे यहाँ मिलेगा 14। तो एक्चुअली में आपने किया क्या? एक्स की वैल्यू 10 है और वाई की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो एक्स और वाई हो जाएगा 14। ये ऐड नहीं हुई, ये और ऑपरेटर परफॉर्म और बिटवाइज और के थ्रू ये कैलकुलेशन निकल के आई है। अब कॉम्प्लीमेंट ऑपरेटर की बिटवाइज नॉट की बात करें, तो बिटवाइज नॉट की बात करेंगे तो ऑब्वियसली मैंने एक्स को नेगेट किया है, तो एक्स की वैल्यू है 0 0 0 0 1 0 1 0। तो अभी ये क्या हो जाएगा? ये जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, सिंपल, ठीक है। एक ऑपरेटर और है, ये है बिटवाइज एक्सॉर। और तो आपको पता ही है, लेकिन एक्सॉर क्या है? एक्सॉर में ये है कि जब दोनों बिट कॉम्प्लीमेंट होती है एक दूसरे की, मतलब जस्ट रिवर्स, नेगेट, एक एक वैल्यू 0 है दूसरी वैल्यू 1 होगी, या पहली वैल्यू 1 है तो दूसरी वैल्यू 0 होगी, तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा, ठीक है। मीनिंग 0 0 पर 0 होगा, 1 1 पर 0 होगा, 1 0 पर 1 होगा और 0 1 पर भी 1 होगा। यानी कि जब जब दोनों वैल्यू आपकी एक दूसरे की अपोजिट होंगी जस्ट, तो आंसर 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा उस केस में। तो ये बिटवाइज एक्सॉर था। तो एक्सॉर का देखा आपने, एक्सॉर का अभी, ठीक है, एक्सॉर का भी आंसर 14 ही आ रहा है। तो इसको एक ये मत मान के चलिएगा कि हमेशा सेम ही आता है, और एक्सॉर का ये डिफरेंट भी आ सकता है आपका, ठीक है।
नेक्स्ट था बिटवाइज राइट शिफ्ट और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट। अब ये लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या है? ये डबल एरो का जो साइन है ये राइट शिफ्ट है, और ये आपका लेफ़्ट टू राइट हो तो ये राइट शिफ्ट कहलाता है, और राइट टू लेफ़्ट हो तो ये लेफ़्ट शिफ्ट कहलाता है। तो हम एक नंबर लिखते हैं हमेशा, वो कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो सकता है। तो उतनी बिट राइट में या लेफ्ट में शिफ्ट हो जाती हैं, डिपेंड ऑन कि वो बिटवाइज राइट शिफ्ट है या बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट है। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू है आपकी 00001010, और मैंने इसे 2 बिट शिफ्ट किया है। तो अभी आपको 2 बिट शिफ्ट करेंगे तो जो पहली 2 पोजीशन है उन पर तो 0 आ जाएगा, और इस नंबर को आगे हम बढ़ा देंगे। ठीक है, देखिए इसमें एक बात समझ लीजिए कि जो लास्ट की जो 2 बिट्स हैं वो नंबर्स में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, क्योंकि 2 बिट शिफ्ट कर दिया ना, आगे की तरफ शिफ्ट करेंगे तो जो आगे की जो फर्स्ट 2 बिट थी वो आपकी अब डिसअपियर हो जाएंगी, उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो अभी आ जाएगा ये 0000, और स्टार्टिंग किससे होगी? जितने ज़ीरो से। तो जैसे आपने 2 बिट शिफ्ट कर रहे हैं तो पहले 2 बिट लिख दीजिए, उसके बाद नंबर को लिखना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो 00 और फिर शिफ्टिंग करना स्टार्ट कीजिए, नंबर को लिखना नहीं, शिफ्टिंग करना स्टार्ट कीजिए। पहले मैंने 00 लिख दिया, अब 2 बिट शिफ्ट कर दीजिए। नंबर क्या है? नंबर है 000010। 8 डिजिट का नंबर हो गया। 10 और लिखना था, पर चूँकि 10 के लिए अब स्पेस ही नहीं है, शिफ्ट हो चुका है, तो ये नंबर हमको लेफ्ट राइट शिफ्ट के बाद मिलेगा। लेफ़्ट शिफ्ट इसका जस्ट अपोजिट है। ठीक है, लेफ़्ट शिफ्ट में हम लेफ़्ट में शिफ्ट करेंगे, तो अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड में 0 लिखेंगे। ठीक है, और फिर नंबर को लेफ़्ट हैंड साइड से शिफ्ट करना स्टार्ट करेंगे एज़ यूजुअल जैसे हम करते हैं। तो फिर नंबर हो जाएगा 0111। ठीक है, 0, एक मिनट, हाँ एक्स की वैल्यू तो हम लिखेंगे 0101। ठीक है, और फिर हो जाएगा आपका 00। स्टार्टिंग 00 से होगी लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये ध्यान रखिएगा। तो हम 00 और फिर नंबर को लिख देंगे जैसे नंबर था। नंबर क्या था आपका? 010100, और जो राइट हैंड साइड की 2 बिट्स थी वो डिसअपियर हो जाएंगी, वो अब इसके अंदर शो नहीं करेंगी। तो ये आपका बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट था, बिटवाइज राइट शिफ्ट था। सिंपल सा ये है कि बिटवाइज राइट शिफ्ट में हम राइट में शिफ्ट करते हैं, और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट में हम लेफ्ट में शिफ्ट करते हैं, और जो रिमेनिंग प्लेसेस होते हैं, जो बची हुई जगह होती है, उसको हम 0 से फिल कर देते हैं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसको। ठीक है, चलिए बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट हो गया आपका। उम्मीद है आपको समझ में आ चुका होगा अब तक। अब बात करते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर्स की। तो इज़ एंड नॉट, इज़ एंड इज़ नॉट आर द आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो दो तरह का आइडेंटिटी ऑपरेटर होते हैं, एक तो होता है इज़ ऑपरेटर और एक दूसरा होता है इज़ नॉट। तो इन दोनों को आइडेंटिटी ऑपरेटर बोला जाता है। और क्यों बोला जाता है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स? क्योंकि दे आर यूज टू चेक इफ़ टू वेरिएबल्स आर लोकेटेड ऑन द सेम पार्ट ऑफ द मेमोरी और नॉट। ओके, दो मेमोरी की सेम जगह लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, ये आपका इज़ और नॉट इसका काम होता है। जैसे एक प्रोग्राम है छोटा सा, एक्स 1 = आपने 5 लिखा। चलिए पहले थोड़ा सा इसको साइज इंक्रीज कर देते हैं। चलिए x1 = 5 है, y1 = 5 है आपका। ठीक है, x2 = हेलो है, y2 = हेलो है, x3 = 1 2 3 है, y3 = 1 2 3 है। ठीक है, तो अभी आपने क्या लिखा? प्रिंट x1 इज़ नॉट y1। तो आपने लिखा क्या x1 y1 के बराबर है? तो मेम्बर ये आपका चेक करेंगे हम इसको, दोनों सेम मेमोरी लोकेशन पर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। दोनों की वैल्यू सेम है तो फिर ये ट्रू प्रिंट करेगा। ठीक है, दूसरे केस में भी अगर हमने देखा x2 इज़ y2, तो क्या x2 y2 के इक्वल है? तो फिर फॉल्स प्रिंट करेगा। और थर्ड केस में और हम लिखेंगे x3 इज़ y3, x3 y3 के इक्वल है, तो भी ये फॉल्स प्रिंट करेगा। तो एक छोटा सा प्रोग्राम था, करके देखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और इसके और नेक्स्ट वीडियोज़ में आई होप सभी तरह के ऑपरेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे, और कुछ हम
कोशिश करेंगे आउटपुट बेस्ड क्वेश्चन आंसर करने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।